अमूमन हर मोहल्ले में एक ऐसे अंकल ज़रूर होते हैं जो अपने घर के हालात सुधारने के बजाय टेरेस पर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने एक गंदी सी बनियान पहनी हुई होती है और दूसरों के घरों में झांक झांक के देख देख के बता रहे होते हैं कि किसके यहाँ क्या मसला है, कौन आ रिया है, कौन जा रिया है, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसकी कहाँ पे सेटिंग चल रही है। और वो इसी पे खुश होते रहते हैं कि दूसरों के घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि उनकी औलाद क्या कर रही है और उनके घर वाले क्या क्या कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता होता। यही कुछ हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स का ही हाल है। जी 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 बिल्कुल। उनको पूरा दिन पड़ा रहता है ये पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान पीछे रह जाए, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंच जाए, पाकिस्तान की मईशत कितनी ख़राब है, हमारी कितनी अच्छी है। ये सारे मोदी की गोदी में बैठे हुए भाजपा के भक्त जो हैं, इनको इस चीज़ से खुशी महसूस हो रही होती है, इनकी रूह को तरावट मिल रही होती है कि पाकिस्तान तरक्की में कहीं पीछे रह गया है ना। तो ये जो मैं, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर अब सबसे ज़्यादा मकबूल पाकिस्तानी एंकर मैं ही हूँ। उसकी वजह यह कि मैं सच बोलता हूँ और मेरी सच्ची खरी बातें मुल्क की मईशत के बारे में अपने मुल्क के लोगों के लिए हैं। ये जितनी चीज़ें मैं कह रहा हूँ यह हमारे अपने मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए कह रहा हूँ। हिंदुस्तानी जो चस्के ले रहे हैं ना, ये बिल्कुल उस तरह के चस्के हैं जैसे हम उर्फी जावेद को देखकर चस्के गलत निकल गया, मतलब हम जैसे वहाँ के अदाकाराओं को देखकर चस्के लेते रहते हैं। भाई आप अपना घर सुधारो, आपके मुल्क में आज भी गुर्बत है। हिंदुस्तान गुर्बत पसमानदगी में कहीं पाकिस्तान से पीछे या आगे वाला सिलसिला नहीं है, वहाँ भी गांव देहात में यही हालात हैं। आपको पता नहीं होगा। आप ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना कि मोदी के नीचे हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आपके मुल्क की मईशत का भी ग्राउंड लेवल पे इतना ही बेड़ा गर्क है, सीधी जो बात है। और आपके मुल्क के अंदर भी सरमायाकाराना निज़ाम अपनी बदतरीन शक्ल के अंदर चल रहा है। बाकी हरकतें आप लोगों की हमारी एक ही हैं। इसीलिए आप देखें दुबई में पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। बरतानिया में भी एक दूसरे के साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। तो भाई वो मैली बनियान वाले अंकल बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर ठीक करो। हम में कम से कम हम पाकिस्तानी इस हिसाब से बहुत अच्छे हैं कि हम में ये नीच बना नहीं है कि हम हर वक्त हिंदुस्तान में देखते रहें कि आखिर पाकिस्तान के माशी हालात के लिए ज़िम्मेदार जो भी हो, लेकिन अब उसका हल क्या है। क्योंकि अब सबसे ज़्यादा लोग सवाल यही पूछते हैं कि आगे का बताइए क्या होगा। वो असल में ये है कि मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लोग हैं, अपना सारा पैसा बर्बाद करके अब मुझसे आके पूछते हैं साहब अब आगे का बताइए क्या होगा। रियल एस्टेट के अंदर लोग बर्बाद हो गए, आधी कीमतें हो गई कुछ चीज़ों की, अब आके हमें बोलते हैं सर अब आगे का बताएं ना, आगे क्या होगा। अब बर्बाद हो गए, अब आगे क्या होगा। इसी तरह मुख्तलिफ सरमायाकारी के एवेन्यूज़ हैं जहां पर लोगों ने पैसा लगा के बर्बाद कर दिया। अब वो कहते हैं अली भाई पिछला छोड़ें, अगला बताएं। खैर अब हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही अहम मईशतदान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ कराता चलूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, और डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, दोनों जो हैं मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। बात यह है कि सर मईशतदानों से अब पूछने वाला सवाल ये रह गया, माजरत के साथ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को लोग ज़्यादा देखते हैं, सरमायाकार लोग देखते हैं, ताजिर सनतकार देखते हैं। अब जाहिर बात है दोनों हाथ अलाव में डालकर, तंदूर में डालकर जला दिए अपने हाथ दोनों लोगों ने। फिर उसके बाद हर किस्म का ऐब और बुराई हर किस्म की अपने ऊपर ले ली। अब कहते हैं माजी को छोड़ें अली भाई, आगे का बताएं। माजी का छोड़ें, आगे का बताएं। तो ज़रा आप बताएं आगे का, क्योंकि मुझे तो माजी के मुतालिक ही बताना आता है, फाल निकालना तो मुझे आता नहीं। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। हमारे पास भी कोई तोता नहीं है कि मैं आपको फाल निकाल के मतलब कि बता दूं कि आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन चीज़ें जाहिर सी बात है जो आपकी हिस्ट्री होती है उसी को बेस बना के हम प्रिडिक्ट करते हैं या बताते हैं। तो जैसे आपने कहा जी बिल्कुल हाथ हमने जला लिए, लेकिन फिर भी देखें मुल्क के अंदर हमें जो हिडन पोटेंशियल्स हैं कंट्री के, उसके बारे में सोचना चाहिए कि इस मुसीबत की घड़ी में कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा उनसर है कि जिसको इस्तेमाल करके हम लोग मुल्क को आगे लेके आए।
मसलन हम कहते हैं बहुत ज्यादा कह के मेरे ख्याल में थकते ही नहीं है कि पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की यूथ, और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इस पोटेंशियल को आप इस्तेमाल कब करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप आगे की बात करें तो मेरे ख्याल में यूथ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और खासकर जैसे आपका आईटी सेक्टर है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, यूथ को यहाँ पे एंगेज करना चाहिए, रादर दैन कि वो मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो यूथ को हमें ये बताने की जरूरत है कि इस सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेके आ सकते हैं, ये एक रास्ता है। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि सीरियस ही कोई बंदा नहीं है इसके ऊपर, तो मुझे लग रहा है, इस बात का डर है कि शायद हमारा ये पोटेंशियल जो है ये भी सियासत की नजर या हमारी जो अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस हैं वो चाहे टीवी प्रोग्राम्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उसके ऊपर आके ये भी पोटेंशियल आपका जाया हो जाएगा। बड़ा अहम नुक्ता ये डॉक्टर मोहम्मद शुजात मुबारक साहब, आपकी भी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन कैपिटल है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले तो आप यूथ को डिफाइन कर दें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तो यूथ प्रोग्राम आते हैं उसमें 45 साल 43 साल का आदमी भी जो है वो भी यूथ में शामिल होता है। उस उम्र में तो बंदा भूत बन जाता है सर, यूथ तो नहीं रहता फिर वो, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती उसको यूथ कहते हैं। दूसरा ये है कि जो यूथ हमारे पास है भी, जैसे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने कहा कि प्रॉब्लम ये अनप्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, अनप्रोडक्टिव डिस्कशन में लगे हुए हैं हमारे यूथ, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बल्कि डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन चुके हैं हमारे लिए। इन दोनों नुक्तों के ऊपर भी रोशनी डालें जी। बहुत शुक्रिया अली भाई प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल डॉक्टर शहबाज साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि हमने मिसलीड कर दिया है पूरी कौम को। हमारे जो मसाइल थे वो शायद ना हमारे टीवी शोज में नजर आते हैं, ना हमारी कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में नजर आते हैं, ना ही हमारे सियासतदानों के मैनिफेस्टो के ऊपर नजर आते हैं। जो बात आपने यूथ के हवाले से की, देखें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक खान साहब 70 साल के हैं, आप उनको यूथ का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। कैप्टन सफदर साहब जो है वो 60 साल से ऊपर है और वो मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे मुल्क के अंदर यूथ को आई डोंट नो कि किस तरह से डिफाइन करते हैं। इंटरनेशनली यूथ उस पॉपुलेशन को कहा जाता है जो 15 से 30 या 35 साल के दरमियान की होती है। अब रही बात कि पाकिस्तान के मौशी मसाइल को हल करने के लिए यूथ को किस तरह से कैपिटलाइज किया जा सकता है, तो देखें यूथ को एक दिन या 2 दिन की पॉलिसी से तो कैपिटलाइज करने से हम रहे। मैं बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं और जो दूसरे टीवी प्रोग्राम में कि जब तक आप ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन की पॉलिसी नहीं बनाएंगे और अर्ली स्कूलिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप किसी भी तरीके से अपनी यूथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि हम स्किल बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स को, स्किल बेस्ड इनिशिएटिव्स लें, लेकिन वो भी एक एडहॉक मेजर्स होंगे। लॉन्ग टर्म में आपको अर्ली स्कूलिंग उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली ये 6 महीने 1 साल की बात नहीं है, इसके लिए आपको 5 से 10 साल चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि हम सरसों जो है वो हथेली पे जमाने की बात करते हैं। जी। हमारी कोशिश ये होती है कि जो पॉलिसी हम वो अलादीन की छड़ी की तरह से फौरन जो है ना वो मैजिक हो। और मैजिक मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बता दूं, पहले भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में मैजिक नहीं होने जा रहा। आपके प्रोग्राम में मैंने चंद महीने पहले बताया था कि डॉलर चला जाएगा तकरीबन 250 से ऊपर, देख लें चला गया। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपका डॉलर और दूसरे जो माशी इशारे हैं वो इसी तरह से वर्सन ऑफ होने जा रहे हैं। डॉलर 300 क्रॉस करने जा रहा है। शुभ बोले, मतलब अच्छा बोले, आप भी क्या बात करना चाह रहे हैं। तो खुदा रहा अली भाई, मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से मेरी मिन्नत है, तरला है उन लोगों को जो ईवान इक़्तिदार में बैठे हैं कि मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, खुदा के लिए कुछ कर लें, क्योंकि ये लोग तो पिस रहे हैं। ये लोग तो वो हैं जो कि अब बाकायदा से खुदकुशियों का सोच रहे हैं। इनको हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 25 करोड़ आबादी होने वाली है। 23 करोड़ पाकिस्तानी एक्सपोज हो गए, जो फेसबुक के ऊपर या तो लिख रहे हैं कि रियासत खतरे में, या फिर बोल रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। अली नासिर फिर सच्चा साबित हुआ। मैं मुहिब वतन हूँ, अभी भी इस मुल्क के अंदर हूँ, आप लोग भी हैं, हम इस मुल्क से नहीं गए, चाहें तो जा सकते हैं। और वो लोग जो मेरे या आपके मुहिब वतन होने पर सवाल करते थे, आज अल्लाह का करम है उनके मुंह के ऊपर स्याही रगड़ी गई है। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो एक कुदरती सी बात है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको पता है पाकिस्तान में लोग मईशत के बारे में तो जानते नहीं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, आप भी मेरी तरह देहाती आदमी है। बहुत सारे लोग तो आपसे अपनी बीमारियों के लिए दवा पूछ लेते होंगे, मईशत के बारे में तो हमारे मुल्क में लोग जानते ही नहीं है।
तो थोड़ा सा आप डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ये बताइए कि जब तक आपके पास इकोनॉमिक लिटरेसी नहीं होगी, आप डेवलपमेंट के रास्ते पे किस तरह से चल सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में जब डॉक्टरेट मैंने किया तो वाकई यकीन करें, गांव में से हमारे एक चाचा नजर हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन रोक लिया ना, तो मुझे कहते हैं मेरी बात सुनो। मैं कहा जी चाचा जी। कहते हैं यार मेरे ना टांगों में दर्द रहता है, मेरे पेट में दर्द रहता है। तो मैंने कहा चाचा मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ। तो कहते जहाँ पे तू तो बेकार है, तू किस किस्म का डॉक्टर है? मैं कहा तुझे यही नहीं पता बीमारी क्या है? मैं कहा नहीं, मैं जब गवर्नमेंट की बीमारियां होती है, मुल्क की बीमारियां, मैं उसका डॉक्टर हूँ, तो उसका अगर इलाज करवाना है तो 100 बिस्मिल्लाह। बात बिल्कुल आपकी ठीक है। वजह यह है कि हम उस तरफ तो तब आएंगे ना, इकोनॉमिक लिटरेसी की तरफ, जब हम बेकारीपन से या ये बैगिंग जो है इससे हम बाहर निकलेंगे। क्योंकि एक बड़ा अंसर जो है वो हम डाल देते हैं, कसूर हमारे अपने सारे होते हैं। तो जैसे पिछले दिन बयान आया था वज़ीर खजाना साहब का कि जी पाकिस्तान जो है ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तीसरी इसकी जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा था कि वहां जाके अपने अनप्रोडक्टिव जो पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट करो पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा था कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है, जिसके बारे में मैं भी कह के थक गया हूं, डॉक्टर शुजात मुबारक जैसे लोग जो हैं वो भी कह के थक गए। आप अपने प्रोग्राम के अंदर चीख के कह रहे हैं कि भाई कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, कोई 10 साल का प्रोग्राम, कोई 20 साल का प्रोग्राम, कोई 30 साल का प्रोग्राम। अल्लाह ताला ने मना तो नहीं किया आपको इस चीज से। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आपका जो फॉरेन ऑफिस है आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। अल्लाह ताला ने यह भी नहीं कहा था कि आप अपने जो मफादात हैं उसको तरजीह दें सियासी मफादात के ऊपर। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इस चीज से मना नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा कि आप ठीक अक्ल मैंने दी है, फैसले सारे आपने। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अक्ल हर बंदे के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, शुजात साहब के पास भी है, और जितने 25 करोड़ लोग आप कह रहे हैं पाकिस्तान में रहे हैं, अक्ल उनके पास भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बंदा अपने मफाद के ऊपर फोकस है। वो चाहे पीटीआई की लीडरशिप हो, वो चाहे नून लीग की लीडरशिप हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे बाप की लीडरशिप हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो हमें इस चीज से, जब इस चीज से बाहर निकलेंगे तो लोगों को हम पढ़ाएंगे या हम बताएंगे भाई साहब इकोनॉमिक्स क्या है। आज भी क्या हो रहा है, एपीसी आपकी 2 दफा मुलतवी हो गया उसका इजलास, लेकिन उसमें एक लीडरशिप अभी तक करी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वजह ये है कि शायद वो इंतजार करें कि ये उनको फोन आ जाए तो फिर हम जाएंगे। तो मुझे बताएं इसमें कौन सा सियासी मफाद शामिल है? आप सारों को पता है कि मुल्क जो है वो तबाही के किनारे पे खड़ा हुआ और मुल्क को हमारी जरूरत है। और जब हम अपनी उस अनास और चीज से बाहर निकल के मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, इकोनॉमिक लिटरेसी जो वो तो बड़ी आगे की बात है। असल में बात यह है कि डॉक्टर शुजात मुबारक साहब तो कई प्रोग्रामों से ये बात बता रहे हैं कि मुल्की हालात और ख़ास तौर पर डॉलर की कदर, उसमें जो उनको लगता है कि डॉलर की कदर में इजाफा होगा। पहले भी इन्होंने कहा, हमने शायद सोचा कि इन्होंने कुछ एग्जैजरेट कर दिया, ताहम दिल तो मानने को तैयार था, लेकिन जहन कुछ कोशिश कर रहा था कि रुकावट डाले, लेकिन फिर इनकी बात सही साबित हो गई। फिर मैंने इनसे निजी महफिल में पूछा भी कि डॉक्टर शुजात मुबारक साहब आपने ऐसा क्यों महसूस किया कि आपने टेलीविज़न पर यह बात कही कि डॉलर की कदर में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और ये बेलगाम हो जाएगा? तो इन्होंने कहा कि मरूजी हालात ऐसे हैं कि जिससे पता लग जाता है कि ये मामलात बिगाड़ की तरफ जाएंगे। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मेरे ख्याल से नाजरीन के लिए आप मरूजी हालात बता ही दें तो बेहतर है। अब मेरे ख्याल से किसी भी तरह की शुगर कोटिंग अच्छी नहीं रहेगी। देखिए अली भाई, पिछले चंद सालों में ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक समझ लें कि जो प्रोलिफरेशन हुई है ना, वो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की है। आप देखेंगे पाकिस्तान का रेडी वाला भी ये समझता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, और बल्कि कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व्स जो है ना वो इस साल $3 बिलियन रह गए हैं, $2 बिलियन रह गए हैं। तो देखें अब ये नविश्ता दीवार है। सबसे पहली बात ये कि आपके जो रिजर्व्स हैं, ये जो $3 बिलियन, अगर आप प्रॉपरली अपनी पेमेंट्स करना शुरू करें तो ये 3 नहीं है। यू आर स्टैंडिंग एट 0, इंस्टेड यू आर, बल्कि इनफैक्ट यू स्टैंडिंग एट नेगेटिव। पहली बात। दूसरा, मुझे आगे उम्मीद नजर नहीं आती। फ्लड्स की वजह से हमारी वीट की और जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और उनकी आउटपुट में कमी होगी। इसी तरह से हमारी जो प्रोडक्शन के जो प्रेजेंट जो लेवल्स हैं वो बहुत कम है। तो ये नहीं है कि अब हम एक बुरी स्टेज पे हैं, जो अभी हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फ्यूचर के अंदर और कमी मुझे नजर आ रही है। तो देखें, और ये मुझे नजर आ रही है, हर एक को नजर आ रही है। तो अब होगा ये कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में लोग आटे पे भी लड़ रहे होंगे, लोग चीनी पे भी लड़ रहे होंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं, खुदा ना खास्ता
पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपकी दवाइयाँ शॉर्ट हो जाएंगी। और अगर रमजान के अंदर खुर्दनी तेल को प्रॉपरली कोई मेजर्स नहीं लिए गए तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि रमजान में आपका वेजिटेबल ऑयल भी शॉर्ट हो जाएगा। और ये 3-4 चीजें आइंदा आगे जान, मैं ये नहीं कि कोई मायूसी फैला रहा हूँ, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूँ पॉलिसी मेकर्स को भी, जिनको पहले से पता है, और मैं आवाम को भी आगाह कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपनी कंजम्पशन पैटर्न को बेहतर कर लें और इस तरफ को थोड़ा सा सोचे, वरना ये होगा कि हम एक दूसरे के गिरबान पकड़े होंगे और कोई पता नहीं होगा कोई एक। डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले तो आप इतने पुरुमीद थे, मेरी आपके साथ बहस इस मौजू पर होती थी। मैं आपको कहता था मुल्क की मईशत अब तरी का शिकार है, आप कहते थे नहीं मैं पुरुमीद हूँ। मैं आपको कहता था सीपेक मंसूबा कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा, आप कहते थे हो जाएगा। आप कहते थे माशी तरक्की भी होगी, और तब जाहिर बात है आपने बहुत जगह जो है वो खुल के इजहार भी किया था कि भाई कहीं कुछ चीज़ें गलत हो जाएं तो मामलात ख़राब भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, अब आप इतनी मायूसी से बात कर रहे हैं तो दिल तो टूट रहा है। देखिए अली भाई, एक एज एक स्टूडेंट होने की हैसियत से, एक एनालिस्ट होने की हैसियत से हमें बिल्कुल एक दुरुस्त बात करनी चाहिए। और वाकई पहले मईशत बेहतर थी, मैं ये नहीं कहता कि फलां की हुकूमत थी या फलां की थी, कुछ बेहतरी आज से चंद साल पहले नजर आ रही थी। इस वक्त जिस हम पोजीशन पे खड़े हैं, बिलीव मी कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के, तो हम इथियोपिया की मैं तो आपको बात बताता हूँ कि वो मुझे मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे यार आप लोग वी आर मच बेटर देन यू, हमारी इथियोपिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनसे हम मिसाल देते थे कि पाकिस्तान का हशर उन जैसा हो जाएगा, हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का हशर उनसे बदतर हो चुका है। ये अलग बात है कि हम बहुत ही रीच कौम है, हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो शायद हमारी कौम को भी ये समझ में नहीं आ रही, आज भी रेस्टोरेंट उसी तरह भरे हुए हैं, आज भी हमारे कंजम्पशन पैटर्न वही हैं। तो हमें अवाम को खुद भी सोचने की जरूरत है कि भाई अगर आप थोड़ी सी चीनी कम इस्तेमाल कर लोगे, थोड़ा सा ऑयल कम इस्तेमाल कर लोगे तो आप मर नहीं जाओगे। अपनी कंजम्पशन भी कम करें और फिर आप गवर्नमेंट को कहें। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप वही कंजम्पशन पैटर्न रखें। हम वी आर इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हमें अपने आप को भी थोड़ा सा बदलना है। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट ये करे वो करे। आई थिंक वक्त इस चीज का तकाज़ा कर रहा है। आप क्लियरली ये बोल रहे हैं कि वी हैव पास दैट लेवल, हम उससे आगे निकल गए। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, हमने वो लेवल अब क्रॉस कर दी है। आप दोनों की बातों से मैंने यह अखज़ किया है कि जो भी पॉलिसी बनेगी अब वो लॉन्ग टर्म ही बनेगी, शॉर्ट टर्म इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म बनेगी तो आपने भी बता दिया कि उसमें भी पॉलिटिकल डाइसेंशन की वजह से लोग आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ, 60s की पॉलिसी पे चले जाएं, वेस्ट के साथ सिंपैथेटिक हो जाएं, वेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, उनके सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करें और इसका डिविडेंड उठाएं। इसमें क्या खराबी है? फिर आप मुझे बताएं, फिर लिटरली यू आर एट दैट पॉइंट। अब तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बात करें ना, आपकी रियल इकोनॉमिक्स तो कुछ भी नहीं है। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी अली, देखें बात ये नहीं है कि आप 60s में चले जाएं। बात ये है कि आप अभी बात करें कि अब जब भी बनेगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी। देखें लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो शार्ट सेगमेंट्स हैं उसके बारे में किसी ने सोचना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा प्रायोरिटी, और ये कब से मतलब कि हम लोग इस बात को भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रायोरिटीज हमें चेंज करनी चाहिए, हमें प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में कहाँ ठहरना है। लेकिन मुल्क जो है उसके लिए जो एक्सपेंसेस है पूरे करने के लिए आप IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। लेकिन अभी भी आपके जो मावनीन है वो 85 है। तो क्या इन हालात में इतनी ज्यादा फौज पालने की जरूरत है हमें? क्या इन हालात में आप आवाम को तो कह रहे हैं कि चीनी जो है वो आप उसके दाने कम डालें, या आप जो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको चेंज करें। आवाम कर ही लेंगे, जब मिलेगा नहीं तो आवाम को अल्टीमेट वहां पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब इस मुल्क में दाल जो है 600 रुपए किलो हो गई है, दाल 600 रुपए किलो। तो अब आगे देखें कि आगे सिचुएशन जो है वो किस तरह चलती है। अभी कल को अभी जैसे IMF के साथ हमारा पैकेज अभी हुआ नहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं जिसके अंदर वो 50% कह रहे हैं कि आप वो GST जो उसको बढ़ाएं, उससे आप देखें चीजें कैसे चली जाएंगी। जिसके ऊपर ये भी कहा जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके अंदर जो तकरीबन 17-18% जो है वो टैरिफ बढ़ाया जाए, तो चीजें तो ऑटोमेटिक जो है वो आगे आ रही है। और ये तूफान आ रहा है महंगाई का। सवाल ये है कि उसमें हुकामे बाला जो है इस पूरे महंगाई के तूफान को देखते हुए अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वाकई वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है जी हम प्रोटोकॉल्स नहीं लेते,
हम प्रोटोकॉल गाड़ियां, उनका तेल जो खर्चा हो रहा है, ये लोग हैं उनको हम वेव ऑफ करते हैं, या वो हम सिंपल जाएंगे। भाई ये आपके अपने लोग हैं, आप साइकिल पे क्यों नहीं आ रहे? आप मतलब आवाम को ये कहते हैं चाय कम पिए, चीनी कम पिए। भाई आप गाड़ियां छोड़े, आप साइकिल के ऊपर, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएं, जितने वुज़रा हैं वो गाड़ियां छोड़े, वो साइकिल पे जाएं। तो चीजें इस तरह से होंगी ना। खाली अवाम से तो भाई पिछले 70 साल से 75 साल से अब अवाम से ही तो लगा के बैठे, अवाम को ही अब तजर्बा का आपने बनाया हुआ है, अवाम के ऊपर ही सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। और कितना को अवाम करे, अवाम को जब मिलेगा नहीं तो अवाम का कंजम्पशन पैटर्न ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बारे में मेरा ख्याल किसको परेशान होने की जरूरत है। तो चीजें जो है वो हमें अपने आप से शुरू करनी है। आप शुरू करें, मैं शुरू करूं, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब शुरू करें, बाकी अल्लाह की जात तो है ही है, क्योंकि हमने तो जिम्मेदारी डाल दी है कि पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो अल्लाह ताला की जात का जिम्मा है। नहीं, वो आप देखें, थोड़ा सा उसको आप समझने की कोशिश करें। रियासत की सालमियत पे बात आई थी तो उन्होंने सालमियत के हिसाब से लोगों की उम्मीद बढ़ाई थी। वो मतलब जाहिरी बात है, उसको थोड़ा सा आप मिस इंटरप्रेट या इंटरप्रेट तो आपने कर लिया, शायद आप उसको थोड़ा सा वो ले गए उस तरह से। वो शायद कह रहे थे कि मुल्क की सालमियत के मुतालिक सवालात हो रहे कि पाकिस्तान में ये हो जाएगा। आपको पता है एक मखसूस सियासी जमात जो कि अभी हुकूमत में नहीं है और ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके हमदर्द हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये फैला रहे हैं कि मुल्क अब नहीं बचेगा, नहीं बचाएंगे। अब जाहिरी बात है उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बात की। ये मैं आपको देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अली भाई, उनकी भी अकल है। अब फिर मैं वही उसी बात पे आ जाऊंगा। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाया था ओवरसीज पाकिस्तानी को अब सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें हैं उसी को बिलीव करें। अल्लाह ताला ने अकल दी है ना हर इंसान को, तो हर इंसान अपनी अकल के मुताबिक सोचे क्या वाकई इन हालात में अगर मुल्क को हमारी जरूरत है तो हमें जो कुछ हमसे हो सकता है मुल्क के लिए करें। मतलब हम ये तो बड़ी जल्दी कह देते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, या कभी हमने ये गिरेबान में जान के देखे कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। तो ओवरसीज को ये भी सोचना चाहिए, और जब वो ये सोचेंगे फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी सोशल मीडिया कैंपेन के वो प्रेशर में आएंगे या और जो सियासी जमातें हैं उनके प्रेशर में आएंगे। तो हम सारों को अपनी अकल के मुताबिक इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो हुकाम बाला हो, चाहे मेरे जैसे लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हों। तो हर एक बंदे को अपने लेवल पर रह के मुल्क के लिए कुछ करना है, क्योंकि मुल्क को इस वक्त हमारी जरूरत है। ये बड़ा अहम नुक्ता है और इसकी वजह से डॉक्टर शुजात मुबारक साहब बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो गए। उसकी वजह यह है कि जैसे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने कहा कि माजी के अंदर बुलंदो बांग दावे करने वाले लोग जो हैं, अब जब उनकी हुब्बुल वतनी का जज्बा देखने का वक्त आया तो वो गायब हो गए और वो अब पाकिस्तान में पैसे नहीं लगा रहे। इसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, एक और बात ऐड करूंगा। मैंने चाइना से भी कुछ डॉलर्स मंगवाए थे, तो मेरे ऊपर को 2-4 दफा उन्होंने फोन कर पूछा किस लिए, मैं ये फैमिली सपोर्ट है। और यकीन करें वो जो डॉलर थे जितना मैंने मंगवाया था पाकिस्तान, अगर मैं उसको हुंडी के थ्रू मंगवाता तो मुझे 22 लाख रुपया ज्यादा मिलना था। 22 लाख रुपए का नुकसान मैंने किया अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं मेरा मुल्क है तो मैं हूं, तो मेरे मुल्क को अगर मेरी जरूरत है तो मुझे नुकसान करके भी अपने मुल्क की जरूरत को पूरा करना चाहिए। और मैंने किया और मुझे फख्र है आज उस बात के ऊपर, और मैं वो बात कोड करता हूं हर जगह। भाई मैं अगर कुर्बानी दे सकता हूं फिर आप लोगों को भी कुर्बानी देनी चाहिए। बड़ा अहम नुक्ता है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब चंद सेकंड मेरे पास, कंक्लूड कर दें। देखिए अली भाई, सिंपल ये कि वो मुशर्रफ साहब अभी गए हैं, तो मैं अपने दोस्तों को भी कह रहा था कि वो एक शेर है कि 2 गज कफन की खातिर, या वो पंजाबी में है कि 2 गज कफन की खातिर बंदा किन्ना पैंडा करदा है। ये जो आपके सारे हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, ये जो होर्डर्स हैं, जो अवाम की जिंदगी जिन्होंने अजीरन की हुई है, इनको ये बात समझनी चाहिए कि हर उरूज के बाद एक जवाल है। जब हमें दूसरों के लिए थोड़ा सा भी पाकिस्तानी को करना आ गया तो शायद हमारे माशरे और मशरती दोनों मसाइल हल हो जाएंगे। बड़ी गहरी बात करके प्रोग्राम का मैं कहूँगा कि कंक्लूड करते हैं। नाजरीन, दोनों मेहमानों को करते हैं। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।